हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगा डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग एक जो कि मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और फोर्थ फंक्शन है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है, या कह सकते हो कि मैराथन पार्ट 4 है जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद मैंने वैसे कहा था 4 या 5 पार्ट्स लगेंगे, तो 5 पार्ट्स में आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका कंट्रोलिंग का एक है, और उसमें इसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या आते हैं मैनेजमेंट के, वो पार्ट 5 में कवर करूँगा। तो आपका मैराथन कल तक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज फोर्थ पार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअली मैनेजमेंट वर्क करता है, या फिर अगर मैं कहूँ, दिस इज़ अ फंक्शन दैट इनिशिएट द एक्शन। मतलब जिसमें हम एक्शन लेते हैं, जिसमें एक्शन असल में लिया जाता है कि हमने जो काम सोचा है वो कैसे करना है, अब हम कर रहे हैं। तो दिस फंक्शन इज द इनिशिएटिंग फंक्शन। ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है इन सिंपल वर्ड अगर आप बात करो, तो इसमें मतलब होता है कि डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, इंस्ट्रक्ट देना किसी को। ये क्या है, डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टिंग फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो डायरेक्टिंग यू कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग द सबॉर्डिनेट्स फॉर द पर्पस टू अचीव द गोल। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्टिंग का एक मीनिंग हो गया। अब इसमें होता क्या है, तो एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको कि मैंने फीचर और एलिमेंट्स दोनों सेम इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसी में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि पहले 5 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये एलिमेंट्स हैं, और इसे आप फीचर्स में भी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मैं इसी पॉइंट के साथ आपको बताऊंगा। पहली बात है कम्युनिकेशन। तो ये एक एलिमेंट है। जब भी हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो उसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन आप डायरेक्टिंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टिंग मतलब एक दूसरे से बोलचाल करके हर किसी को डायरेक्शंस देना। ठीक है। सेकंड नंबर इज लीडरशिप। लीडरशिप आप आगे एक चैप्टर है मैंने बनाया हुआ पूरा, उसके बारे में डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ोगे। वैसे इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को लीड करते हुए चलना। जैसे एक लीडर होता है ना, वो क्या करता है, बाकी को सभी को अपने साथ लेकर चलता है और एज अ लीडर बनकर काम करता है। सिमिलरली लीडरशिप भी क्या होनी चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर एक पर्सन होना चाहिए, लीडर जो बाकियों को अपने साथ रखकर चल रहा है और गोल्स को अचीव करने की ओर ध्यान दे रहा है। इसके बाद है मोटिवेशन। इसके बारे में भी हम फर्दर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन होती क्या है मोटिवेशन, यू कैन से दैट इनर फीलिंग्स, कि जब हम दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो और तुम ये करोगे, या फिर कह सकते हो कि किसी वे में हम उसे इंसेंटिव्स देकर कह रहे हैं कि भाई इसके लिए काम कर लो। अपनी कोई भी पर्सन अगर काम करेगा तो वो किसी ना किसी मकसद के लिए काम करेगा। जब हम उसे वो चीज़ दिखा रहे हैं तो वो मोटिवेट हो जाएगा और अपने लिए काम करेगा। सिमिलरली टू से दैट मोटिवेशन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये था थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब होता है, यू कैन से, कि कोई सबॉर्डिनेट अगर काम कर रहा है तो आप ऊपर ऊपर से उसे सुपरवाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सुपरविजन। कि दैट मीन्स कि आप उसके काम को टाइमली देख रहे हो कि कहीं पे वो अगर गलती तो नहीं कर रहा, अगर गलती कर रहा है तो टाइम से सुधार रहे हो, टाइम से अपनी गलतियों को देख रहे हो। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। तो उससे क्या होता है, टाइमली आपकी सारी गलतियां ठीक हो जाती हैं, और टाइमली अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप टाइमली चेक करके उसे सही कर सकते हो और गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो द कंपोनेंट, आप कह सकते हो इसे एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स या बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको एक साथ लेकर काम किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ द वेरियस पीपल और बाइंडिंग ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को एक साथ इकट्ठा करके चलना। मतलब ये नहीं कि ए डिपार्टमेंट अगर परचेज है तो परचेज अलग कर दो, नहीं। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, सब कुछ चीज़ें एक साथ करके हमने अपने मैनेजमेंट को लेकर चलना है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हो गए मेनली 5 आपके एलिमेंट्स जो आप फीचर्स में भी लिख सकते हो, लेकिन फर्दर फीचर्स क्या है, इनिशिएटिंग द एक्शन, जो मैंने पहली बात करी कि यहाँ पे हम एक्चुअली वर्क करते हैं, कि जो भी हमने पीछे सोचा है, जो भी हम कर रहे थे, उसके बाद अब हमारा स्टेप आता है कि हमने इनिशिएट करना है, हमने काम असल में करना है। यूनिवर्सल इन नेचर होता है, हर जगह पर एप्लीकेबल होने वाला। तो डायरेक्टिंग भी, चाहे आप टॉप मैनेजमेंट की बात करो, चाहे आप लोअर मैनेजमेंट की बात करो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करो, जहाँ पे भी मैनेजमेंट है वहाँ पे डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यू कैन से दैट डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है।
अब आते हैं फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ज़्यादातर आप जब भी बात करते हो डायरेक्टिंग की, इट मीन्स सुपरवाइजर ने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट किया, तो इट मीन्स फ्लो फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप मैनेजमेंट में ही आते हैं सुपरवाइजर्स वगैरह, यानी जो भी प्रेसिडेंट वगैरह जब भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो कहाँ से आते हैं, टॉप से आते हैं। तो ये क्या कर रही है, टॉप टू फ्लो, मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का मतलब होता है डायरेक्टिंग एक बार नहीं करने वाला फंक्शन है, ये बार बार करने वाला है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादातर फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसकी, ये बार बार चलने वाला है। जैसे पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो आप कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग के बाद फिर से डायरेक्टिंग के ऊपर तो आओगे ना। तो दिस इज, यू कैन से दैट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कि अगर आप एक बार डायरेक्ट कर रहे हो किसी को तो बार बार भी करना पड़ेगा। मोटिवेट एक बार हो रहे हो तो एक बार मोटिवेशन परमानेंट नहीं है, वो उसे बार बार करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमने एक बात तो कर ही ली थी, दिस इज अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन। इसमें हम एक्शन लेते हैं, विदाउट एक्शन हम किसी भी चीज़ की बात नहीं करते। दिस इज नॉट अ कॉल्ड एज हार्ट अगर आप इनिशिएटिंग एक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग की जब भी इंपॉर्टेंस की बात करी जाती है तो एक्शन ले रहे हो, तो एक्शंस लेने से हमें क्लैरिटी हो रही है कि हमारे गोल्स क्या हैं। तो यू कैन से दैट हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट बीच में बहुत अच्छा हो जाता है, और गोल्स को हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ जाना है और कौन सा गोल अचीव करना है। उसके बाद है एम्प्लॉय की मोटिवेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। इसके बाद कम्युनिकेशन, सुपरविज़न, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। लेकिन अब बात करेंगे डेलीगेशन की। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको बताया था कि डेलीगेशन मतलब आप किसी को अगर काम दे रहे हो तो उसके साथ उसकी पावर भी दो, कि अगर तुमने ये काम करना है तो तुम्हें ये पावर दी जाती है कि तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो, और इससे किसी से भी करवा सकते हो, या फिर इसे ऐसे करना है। तो हर काम को करने के पीछे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के पीछे अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के बारे में अभी हमने बात करी। चलिए, तो अब ये तो हो गया आपका डायरेक्टिंग का बेसिक पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स को डिटेल में, जिसमें से आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो ज़्यादातर कवर करता है मोटिवेशन और लीडरशिप के टॉपिक्स को। तो अब हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स लेने हैं, आप मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। आपको वहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई भी नोट्स लेने हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से वहाँ से। और अगर आपको फैसिलिटी चाहिए टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे भी हमारा ग्रुप है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं नोट्स को, ठीक है। अदरवाइज़ ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन की बात करी जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, पुश करते हैं कि भाई चल, अब तुम्हारे चलने का वक्त है, चलो आगे बढ़ो। तो यू कैन से दैट एक गोल्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक उसका क्या गोल होना चाहिए, उसके बिहेवियर को देखते हुए जब हम उसे स्टिमुलेट करते हैं आगे की ओर पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू, दिस इज कंसीडर्ड एज मोटिवेशन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन। तो हमने बता दिया, आप पढ़ भी सकते हो, बाकी चीज़ें आपको भी पता है, इन सिंपल लाइफ भी आपको पता है कि मोटिवेशन क्या होता है। ये तो आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप किसी पर्सन को मोटिवेट करोगे, जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ये कहकर चलोगे कि अगर आपने ये अच्छा काम किया तो हम आपको अवार्ड्स देने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। तो उनको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, वो अच्छे से अपना काम करेंगे और जल्दी से काम करेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। सेकेंड इज इन्हांसेस द जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली जब आप किसी को फाइनेंशियली बेनिफिट्स दे रहे हो, अवार्ड्स दे रहे हो, या फिर किसी भी तरह का ट्रिप ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई इस जॉब में मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है, तो मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं यही काम करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन। थर्ड वन इज इंक्रीजेज द रिटेंशन। रिटेंशन होता है कि अगर अगर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन ना होना तो वो छोड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर प्रॉब्लम। मतलब वो चले जाते हैं अपनी कंपनी को छोड़ के, लेकिन कंपनी को डर ये रहता है कि वो छोड़ ना जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मोटिवेशंस देते हैं। तो मोटिवेशंस की मदद से क्या होता है, वो ज़्यादातर रहते हैं, रहना मतलब रिटेंशन, वो उसी कंपनी में ज़्यादातर रहने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। फोर्थ वन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आप मोटिवेट करोगे किसी को तो उसको ये लगेगा कि भाई हमने
कंपनी ने हमें कुछ देने की कोशिश करी है, तो अगर कंपनी ये अवार्ड देना चाहती है तो वो उस पर्सन को देगी जिसने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी है। तो जब आप ऐसा कहोगे तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली कुछ नया क्रिएटिव इनोवेशन निकाल के लेके आएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो कंपनी के तो बेनिफिट होने ही वाला है, लेकिन उस एम्प्लॉय की क्या बन जाएगी, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में स्पेशलिटी बन सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिफ्थ वन इज वर्क इन्वायरमेंट इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर आप सारी और पॉजिटिव मोटिवेशंस को लेकर चलोगे तो गोल्स तो अचीव होने वाले हैं, बिजनेस भी ग्रो होने वाला है, तो वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा होने वाला है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन की। तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि पॉजिटिव मीन्स जब आप रिवॉर्ड के जरिए किसी की बात कर रहे हो कि ये लो, अगर तुमने ये काम करा तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं नेगेटिव मोटिवेशन की बात करूं तो कई बार क्या होता है, कई चीज़ें कहते हैं ना, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, तो भाई करना पड़ता है। तो उसी चीज़ में फोर्स का इस्तेमाल करके या डांट कर या फेयर देकर कि अगर तुमने ये ना काम नहीं करा तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा, व्हाट इज बीइंग, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। कि अगर उसके बाद उसने अच्छा काम करने की कोशिश करी तो हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव मोटिवेशन का। तो कई बार ऐसा भी काम किया जाता है। तो दिस इज अ 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब तो चलिए, फैक्टर क्या होते हैं जो मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं। जब भी आप बात करते हो फैक्टर्स की, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव वे से मोटिवेशन को इफेक्ट करती हैं। तो पहली है नीड। ये क्योंकि देखो, कोई भी पर्सन अगर आएगा ना तो वो अपनी नीड लेकर आएगा कि मुझे क्या चाहिए। तो चाहे वो एम्प्लॉई है चाहे वो सबॉर्डिनेट है, तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे मेरी नीड को पूरी करना है। तो कंपनी भी ये चाहती है कि जिसकी भी जो नीड है उसकी अगर नीड को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो मोटिवेशन सबसे पहली ज़रूरत उनकी पूरी हो जाएगी, तो वो काम अच्छे से करेंगे। तो नीड की वजह से मोटिवेशन जागृत होती है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो। ठीक है। सेकेंड वन इज गोल। गोल देखो, कोई भी पर्सन आएगा, कोई भी कंपनी है, कोई भी पर्सन है, वो गोल के बिना तो नहीं है ना। तो गोल भी एक ऐसी चीज़ है जिससे मोटिवेशन मिलती है कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वहाँ तक जाना है, दिस इज कॉल्ड गोल। और ये है एक मोटिवेशन जिससे मोटिवेशन मिलती है। थर्ड वन इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैंने कह दिया चलो भाई ये लो, आपने अगर 10 घंटे में ही मेरा ये काम कर दिया, मैं आपको 10,000 रुपये आज के आज इसी समय कैश में दे दूंगा। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब रिवॉर्ड तो दिया मैंने, रिवॉर्ड के जरिए क्या हुआ, मोटिवेशन उनके अंदर आ गई कि चलो यार जल्दी जल्दी काम करो। पनिशमेंट मीन्स अगर तुमने आज के आज ये काम मुझे अच्छा करके नहीं दिखाया तो कल मेरी नौकरी में मत आना, मतलब कल कंपनी में मत आना। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड पनिशमेंट। कि भाई अगर तुमने ये किया तो कल कंपनी से बाहर हो जाओगे। क्या है ये, नेगेटिव है एक तरीके से, लेकिन मोटिवेशन है एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक भी अच्छे से मिलता है। मतलब अगर आप फीडबैक की बात करोगे ना, कि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय से बात करती रहे टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होता है, फीडबैक अच्छी मिलती रहती है, तो उससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली अगर वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है तो सभी को काम करने में अच्छा लगेगा। कि भाई अगर मेरा टेबल अच्छा नहीं है, मेरा काम करने का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे, तो भाई मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो काम वहीं पे होता है जहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है। तो जहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो जल्दी जल्दी काम होता है, इसका मतलब मोटिवेशन मिल रही है लोगों को काम करने में। ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स, अपने भी कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जहाँ पे कुछ देखकर हम मोटिवेट होते हैं, कुछ चाहकर हम मोटिवेट होते हैं, कुछ माइंड सेट ऐसा होता है जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल फैक्टर्स। ओके। तो ये थे कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। तो अब ये मोटिवेशन का टॉपिक तो हो गया फिनिश। चलिए, तो अब लीडरशिप की ओर बढ़ जाते हैं। लीडरशिप क्या कहती है, लीडरशिप है एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे आप बात कर सकते हो। जब भी आप लीडरशिप की बात करते हो तो यहाँ पे एक एबिलिटी की बात आती है। एक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके ये अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी को इंस्पायर कर सकता है, वो किसी को गाइड कर सकता है, वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने बेसिस पे, और किसी को साथ लेकर चल सकता है अपने साथ। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप एबिलिटी, और दिस इज कॉल्ड लीडरशिप इन मैनेजमेंट। ओके। तो ये आप कह सकते हो कि ये लीडरशिप है। अदरवाइज लीडरशिप में क्या है मेन चीज़ें, उसके बारे में अगर बात करें तो ये क्वालिटीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि लीडर कैसा होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें गाइडेंस होती है। गाइडेंस मतलब किसी को गाइड करने की किसी को गाइड करने की अच्छी क्वालिटी होती है। सॉल्यूशंस निकालने की अच्छी क्वालिटी है उसके पास। गोल को फोकस बना के रखना है। मोटिवेशन देनी है दूसरों को। कम्युनिकेट करना है सभी के साथ। प्लान बना के चलना है। विज़न क्या होना चाहिए,
डायरेक्शन क्या क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने वाला अगर कोई पर्सन है तो वो लीडर होता है। तो लीडर में ये सब क्वालिटीज़ अगर हैं तो उसका मतलब ये है कि उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम लीडरशिप की ज़रूरत की बात करते हैं तो क्यों पड़ती है भाई, मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम एक लीडर खड़ा कर दें, मैंने कहा यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसको ना डिपार्टमेंट का हेड बना दो, तो डिपार्टमेंट के हेड में जितने भी पर्सन हैं इसको देख के ऑटोमेटिकली मोटिवेट अगर हो जाएं तो क्या होगा फिर, दिस यू कैन से दैट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो सभी मोटिवेट हो जाएंगे आसानी से। सेकेंड इज टीम टीम क्रिएशन हो जाएगा इससे। तो मतलब अगर हम लीडरशिप क्रिएट कर देना तो एक लीडरशिप के साथ टीम मेंबर्स की फैसिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, यानी टीम मेंबर भी डेवलप हो जाएंगे, स्किल्स उनकी अच्छी हो जाएंगी, टीम ग्रुप्स अच्छे बन जाएंगे। ठीक है। थर्ड वन इज कल्चर ऑफ कोलैबोरेशंस बन जाएगा, यानी अगर हम लीडर के साथ बाकी वर्कर्स को भी साथ में जोड़ना शुरू कर दें कि तुम भी इस जगह पे आ सकते हो या मिलकर काम करना चाहिए, तो लीडरशिप की वजह से क्या होता है, एक यू कैन से दैट कोलैबोरेशंस या कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, गुडविल अच्छी बन जाती है, चैलेंजेस टाइम टू टाइम फेस कर लिए जा सकते हैं। उसके बाद एक फ्यूचर इनोवेटिव वे में क्रिएट हो सकता है जब आप लीडरशिप की स्किल्स को लेकर आते हो। तो यू कैन से दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंस जो आपको नॉर्मली पता है भाई। मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने काम करना है तो गोल्स अच्छे से अचीव हो सकते हैं लीडरशिप की हेल्प से, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेटिंग अच्छे से हो सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। तो मैं ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस गिना सकता हूँ, आपको अब तो समझ आ रहना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे हमने बात करी थी मोटिवेशन की, वैसे ही हम बात करते हैं लीडरशिप की, कि लीडरशिप में कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। कोई भी पर्सन लीड करने के लिए तब सामने आता है जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होता है। कोई भी ये मानता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, उनके रूल्स वगैरह अच्छे हैं, कोई भी रूल्स वगैरह उनके बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं कि लीडर होना चाहिए, तो उस बिहाफ पर लीडर बनने के लिए हर कोई ही तैयार रहता है अगर उसके पास वो स्किल्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से लीडरशिप पहले नंबर पे इफेक्ट होती है। सेकेंड, कम्युनिकेशन। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पे लीडरशिप क्रिएशन हो सकती है। ठीक है। थर्ड वन इज पर्सनल क्वालिटी। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा किसी की अंदर से ही पर्सनल क्वालिटी ऐसी है कि भाई वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, अडेप्टेबिलिटी उसके पास अच्छी है, इंटीग्रिटी की ऑप्शंस हैं उनके पास, ऑनेस्टी अच्छी है, स्किल्स उनके पास बहुत अच्छी हैं, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली लीडरशिप के अंदर आ जाता है। फोर्थ वन इज एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अगर किसी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पर प्लस उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ हैं जो उसने 2 सालों से पीछे से ली हुई हैं, तो वो पर्सन आसानी से कह सकते हो कि लीडरशिप के अंदर आ सकता है या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स के आना पॉसिबिलिटी है। रिसोर्सेज, कई बार क्या होता है कंपनी के कुछ रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप की और हम ध्यान देते हैं, लीडरशिप स्किल्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम, रिसोर्सेज ये ऐसी चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे ये काम किया जा सकता है। टीम डायनामिक्स, जब हम बात करते हैं टीम डायनामिक्स मींस यू कैन से दैट टीम के बीच में फ्लक्चुअलिटी प्लस टीम मेंबर्स की ग्रुपिंग अच्छे से करना, तो वहाँ पे लीडरशिप अगर है तो बहुत है, मतलब लीडरशिप उसके थ्रू भी बन सकती है। मतलब जब हम चाहते हैं कि ग्रुप में डायनामिक्स हों, ग्रुप फ्लेक्सिबल्स हों, ग्रुप्स में सभी इनोवेशन के साथ डील करें, ग्रुप्स अच्छे बने रहें, टीम क्रिएचर बना रहे, टीम कल्चर पैदा हो, तो वहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट ऑलरेडी अफेक्ट द लीडरशिप, जहां पे लीडरशिप की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है जी, चलिए तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। अब मेरा फोकस है कि लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स होते हैं उनको बता दिया जाए। एक लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक फर्दर मोटिवेशन का भी रह गया था, मॉस्लोस हायरार्की थ्योरी, वो भी हम देखेंगे। तो ये 2 टॉपिक सब बाकी हैं। देखिए लीडरशिप स्टाइल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के स्टाइल्स मेनली होते हैं। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, नंबर 2 लीज फेयर एंड नंबर 3 डेमोक्रेटिक। मेनली इन तीनों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि भाई वन हेड है, बाकी सारे उसके अंदर है, सिंपल। मैंने कह दिया ए इज़ द लीडर, बाकी पूरी ABCD जो है वो उसके अंदर काम करेगी। मतलब ए को छोड़ के BCDE सारे उसके अंदर काम करेंगे, यानी ओनली वन हेड है, सेंट्रलाइजेशन जब उसके पास पावर है, दैट इज कंसीडर्ड एज ऑटोक्रेटिक। भाई उसके अंदर रहने वाला बंदा बहुत मुश्किल में है, समझ लेना एक चीज़। ठीक है। लीज फेयर क्या होता है? लीज फेयर का मतलब होता है
कोई किसी का भी लीडर है भाई। मतलब सर समझ नहीं आया। मतलब यू कैन से दैट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखो ध्यान से समझना, वैसे मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता था। तो ऑटोक्रेटिक का पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इंडिया के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल लीडर्स आए थे जैसे कि इंदिरा गांधी, जो कि इस अप्रोच के साथ जाने जाते थे। मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे ना जो हमारी सरकार थी वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर मानी जाती थी, जिसमें ओनली इंदिरा गांधी का जो ऑर्डर है वही माना जाएगा, बाकी कोई भी सरकार नहीं डील करेगी इसके अंदर, चाहे वो स्टेट की क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है, डेमोक्रेटिक में अंदर जब हम बात करें तो महात्मा गांधी जी आए थे, वो एक बेस्ट एग्जांपल लेकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो एक एग्जांपल लेकर आए थे कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, कि एक ऐसा लीडर है, मतलब जवाहरलाल नेहरू हो गए या महात्मा गांधी जी हो गए, वो सभी को साथ लेकर डिसीजन लेते थे। ये नहीं कि मैं लीडर हूं तो मैं ही डिसीजन लूंगा, ऐसी सोच नहीं रखते थे एज कंपेयर टू इंदिरा गांधी। तो ये आपका कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकता है आज के टाइम में। उसके बाद है ये आप रुक जाइए अभी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, डेमोक्रेटिक मैंने नहीं बताया था ना ऊपर, तो डेमोक्रेटिक का वो एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम सभी को साथ लेकर डिसीजन लेते हैं, और ऑटोक्रेटिक में हम किसी के साथ बात ही नहीं करते। अब आता है लीज फेयर, जो मैंने आपको सेकंड में छोड़ा था। वो क्या बात करते हैं कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे हम, यू कैन से दैट, फ्री लीडरशिप है। फ्री लीडरशिप मीन्स कोई किसी का भी लीडर बन सकता है। सर समझ में नहीं आ रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज में इनोवेटिव या एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि रतन टाटा थे, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर कंपनी को मैनेज करने के लिए अपनी जो पावर थी ना, वो सभी उन एंटरप्रेन्योर्स या फिर उन सभी इनोवेटिव पर्सन्स को दे दी जो वो काम कर रहे थे। तो इसका मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने सभी को वो पावर दे दी है उस काम को करने की। यू कैन कंसीडर इट एज अ लीज फेयर, जिसे हम फ्री रेंज स्टाइल लीडरशिप भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ स्टाइल्स हो गए। अब हम हमारा कुछ लास्ट टॉपिक है जिसके हम ऊपर बात करेंगे, मॉस्लोज नीड हाई की थ्योरी। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉस्लो की, जिसने नीड के बेसिस पे मोटिवेशन की नीड को डिफाइन करा था, और उसने कहा था 5 तरह की नीड को सेटिस्फाई कर दो, मोटिवेशन मिल जाएगी। कौन सी सर? नंबर वन आपकी नीचे से शुरू होती है, साइकोलॉजिकल नीड। अगर आप चार्ट देख रहे हो तो साइकोलॉजिकल नीड सबसे पहली है, जिसमें हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की। जब भी मॉस्लो कहते हैं कि अगर आपने सबसे पहली नीड को पूरा करना है ना, तो किसी की बेसिक नीड को पूरा कर दो, उसके बाद वो मोटिवेट हो सकता है। तो पहली नीड क्या है? बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स। किसी की भी मोटिवेशन, मतलब किसी को भी मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को देखना चाहिए। सेकेंड, अगर आपने साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दिया है तो उसके बाद उसकी सेफ्टी की नीड्स को देखो कि उसको कोई खतरा तो नहीं है, किसी पर्सनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे उसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दोगे तो वो सेकेंडली मोटिवेट हो जाएगा। जब आप उसकी सेफ्टी को भी देख रहे हो प्लस बेसिक नीड्स को भी देख रहे हो, तो थर्ड उसके ऊपर देखो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड मीन्स फ्रेंडशिप। मतलब जैसे हम बात करें, एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऐसा लेवल जिसमें हम उसकी अफेक्शंस की नीड्स को, फ्रेंडशिप की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। यानी अगर वो पर्सन फ्रेंडशिप नेचर का है तो फ्रेंडशिप के साथ डील करना किसी के साथ, प्लस ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, तो वहाँ पे हम किस नीड को पूरा कर रहे हैं? उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड को, कि वो सभी के साथ मिलजुल कर रहना अगर चाहता है तो हम उसकी नीड को पूरा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम सबको मिलकर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ वन इज एस्टीम नीड। एस्टीम होता है जब आप अपनी ईगो को, ईगो की नीड को पूरा करते हो। यू कैन से दैट ईगो की नीड को जब हम बात करते हैं, मीन्स किसी के साथ ईगो बिहेवियर के साथ नहीं रहना। सभी को ये सिखाना है, सभी को ये दिखाना है कि रिस्पेक्ट क्या चीज़ है, स्टेटस क्या होता है। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, ईगो होनी चाहिए कहीं कहीं जगह पे। तो इस नीड की मतलब से वो ये कहना चाहता है कि ईगो होनी चाहिए, और आप अपनी ईगो की नीड को पूरा करने का मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को कभी नीचे नहीं गिरा रहे। मतलब जो मेरी रिस्पेक्ट है वो मेरी ही रिस्पेक्ट है, जो मेरा स्टेटस है वो मेरा ही स्टेटस है, जो मेरी अचीवमेंट है वो मेरी ही अचीवमेंट है। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड ईगो नीड, जब आप इसके ऊपर ध्यान देते हो कि उसकी ईगो क्या है। ठीक है। और फिफ्थ आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रोथ, फुलफिलमेंट या अपनी सेल्फ एक्चुअलमेंट, सबसे पहले अपनी नीड को पूरा करना।
मतलब जो अपनी इनर नीड होती है कि मैंने अपनी क्या नीड पूरी करनी है, उस नीड को जब पूरा किया जाता है तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो सबसे पहले था बेसिक, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर ईगो नीड के ऊपर ध्यान देना, और फिर सेल्फ मतलब अपनी नीडों के मतलब जो मेरी इनर फीलिंग्स कहती हैं मुझे मेरी ग्रोथ क्या है, मेरी फुलफिलमेंट क्या हो सकती है, मेरी अचीवमेंट क्या है, दिस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। मतलब 5 नीड हैं जो आपकी मोटिवेशन में काम आती हैं। तो ये मॉस्लो ने बताया था कि 5 नीड को पूरा कर दो, मोटिवेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। चलिए, तो ये आपकी हो गया पूरा का पूरा डायरेक्टिंग का जो केस था, वो पूरा पार्ट 4 में कवर हो गया। अब कंट्रोलिंग और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करके आपका ख़त्म करूँगा। और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर की मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डालूंगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आई होप आपका जो 11th को आई थिंक एग्जाम्स आने वाले हैं, तो डिमांडेड स्टूडेंट्स ने जो कहा था मुझे, उनको ये बहुत बेस्ट मिल जाएगी ऑप्शन कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाले होंगे उनमें से काफ़ी उनको मिल जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अब आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कोई कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, एनी टाइम। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।